एक नई रोमांटिक कहानी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जिजी इस कहानी की फीमेल लीड है और वो एक नए घर में गई है जहाँ पर कि वो सोच रही है उसके डैड इतने बदमाश है कि उसकी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए उसे ब्लैकमेल करके उसे सेल कर दिए है यान नाम के एक बंदे को। और इतना ही नहीं है, उससे पहले उन्होंने एक अजीब सा ड्रग उसके बॉडी में इंजेक्ट किया था जिसकी वजह से उसकी बॉडी का पूरा स्मेल ही चेंज हो गया है और वो फ्रेग्रेंस किसी भी लड़के को अट्रैक्ट कर सकता था। उन्होंने ऐसा जानबूझ कर के किया था क्योंकि उसे पता था कि यान जिसकी की फैमिली को वो जीजी को सेल कर रहे हैं वो किसी भी लड़की को टिकने नहीं देते हैं। जीजी यहाँ पर आती है तो उसे उसके कमरे में भेजा जाना था। उससे पहले यान के कमरे में ऑलरेडी एक लड़की थी। यान को बाइपोलर डिसऑर्डर है, उसको बहुत ही प्रॉब्लम होती है और वो कभी किसी लड़की के करीब नहीं जा पाया और उसके सर में हमेशा दर्द होता है। जीजी के सामने ही उस लड़की को लेकर के वहां से गया गया था और उसका बहुत ही बुरा हालत था। देख करके ही जीजी घबरा रही थी कि उसका भी यही हालत होने वाला है और यहाँ को कोई भी समझ नहीं रहा था इमोशनली, इस वजह से वो और ज़्यादा परेशान रहता था। यहाँ को एक रिप्रोडक्टिव टूल की तरह उसके फैमिली में इस्तेमाल किया जाता था। अगर उसने बेबी नहीं किया तो घर का वंश कैसे आगे बढ़ेगा। जीजी को समझा बुझा करके उसे यान के कमरे में भेजा जाता है। ग्रैंड मदर कहती है कि अगर वो सक्सेसफुल हो गई तो 5 मिलियन वो उसकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेगी। जीजी कमरे में जाती है। यान पहले की तरह ही उसे चिल्लाने लगता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन जीजी के पास रुकने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि अगर वो यहाँ पे नहीं रुकी तो उसकी मॉम का ट्रीटमेंट कैसे होगा। जीजी ईहान को कहती है, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, मैं हेल्प कर दूँ तुम्हें। ऐसा कह के वो उसके पास जाती है। यान जीजी पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि वो ऐसा सोच रहा था कि जितनी भी लड़कियां उसे भेजी गई हैं उसके कमरे में वो सारी ही गोल्ड डिगर है और जीजी भी उन्हीं में से एक है। वो खुद यान से बहुत ही घबराई हुई थी। जैसे ही वो उसका सर दबाने के लिए उसके पास जाती है, वो जिजी को यहाँ पर बुली करने लगता है। लेकिन जैसे ही वो जिजी को हर्ट करने का कोशिश कर रहा था, जिजी उसे कहती है कि तुम्हें मारना है तो मुझे मार दो, लेकिन तब भी मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। यान तब जाकर के थोड़ा-सा रुकता है। वो किसी को एक्चुअल में हर्ट नहीं करना चाहता था, बट वो खुद भी बहुत ही परेशान था। उसे जीजी की बॉडी की स्मेल आती है और उस फ्रेग्रेंस की वजह से उसका सर दर्द ठीक हो जाता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि जीजी की बॉडी स्मेल क्यों अलग है। उसे थोड़ी पता था कि जीजी को वो लड़कों को अट्रैक्ट करने वाला फ्रेग्रेंस उसके बॉडी में इंजेक्ट करके भेजा गया है। पहली बार उसके लाइफ में कोई लड़की आई थी जो कि इतना अट्रैक्टिव स्मेल कर रही थी और वो उसे किस करने लगता है। जीजी को इसी काम के लिए भेजा गया था तो वो उसे रोक भी नहीं सकती थी और वो इस सिचुएशन के बाद बहुत ही घबराई हुई थी। जीजी का ये काम था कि उसे यान के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट होना है, लेकिन यान का पर्सनल थिंकिंग ये था कि वो ऐसे ही किसी लड़की को नहीं अपने घर का वंश आगे बढ़ाने का मौका दे सकता है। हालाँकि वो जब भी जीजी के पास जाता है वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। बाहर वो लोग नोटिस करते हैं कि 10 मिनट हो चुके हैं और जीजी को कमरे से बाहर नहीं निकाला गया। इट मीन्स कि जीजी वो लड़की है जो कि यहाँ को काम डाउन कर सकती है। ग्रैंड मदर ये सोच कर के थोड़ा-सा खुश हो रही थी कि चलो ठीक है, जीजी अगर सच में सक्सेसफुल हुई तो फिर तो यान भी एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। लेकिन यान यहाँ पर एक्चुअल में जीजी को टच नहीं करता है। वो बस किसिंग तक ही रुका हुआ था और उसकी बॉडी के स्मेल से वो खुद को काम डाउन करने का कोशिश कर रहा था। यान यहाँ पर जीजी के बॉडी से खुद को स्मेल उसके स्मेल से अलग ही नहीं कर पा रहा था। फिर भी जीजी यहाँ पे यान को काम डाउन करने के लिए बोलती है क्योंकि वो ऐसे अग्रेसिव हो रहा है। वो उसका सर दर्द पूरी तरीके से ठीक करने का कोशिश करती है, लेकिन यान यहाँ पर जीजी से चिढ़ा हुआ था और जब वो थोड़ा-सा काम डाउन होता है, तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों से नफ़रत करता हूँ, जो कि पैसों के लिए खुद को बेचने तक के लिए तैयार है। लेकिन उसे पता नहीं था कि जीजी की मजबूरी है, वो अपनी मर्ज़ी से ऐसा नहीं कर रही है। फिर जीजी वहाँ मतलब यान वहाँ से बाहर निकलता है तो घर की मेड कह रही होती है कि लगता है कि यान को तुम पसंद आ गई हो, इसी वजह से वो यहाँ पर तुम्हें अब तक रखा हुआ, वरना आज तक 10 मिनट से ज़्यादा कोई भी लड़की उसके कमरे में टिकी नहीं है। जीजी फिलहाल उन्हें कहती है कि अब तक यान ने उसे टच नहीं किया है, तो वो श्योर नहीं है। फिर वो अपने फादर से बात कर रही थी, उसके फादर उसे कह रहे होते हैं, जितनी जल्दी हो सके यान की फैमिली से 10 मिलियन लेकर के आओ, वरना तुम्हारी मॉम का मैं ट्रीटमेंट रुकवा दूँगा और उसकी मॉम को ट्रांसप्लांट का बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत था।
लेकिन यहाँ पर यान इनकी बातों को सुन लेता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि जिजी भी एक गोल्ड डिगर है और लड़कियों की तरह, और ये 10 मिलियन अपने लिए वो लेने वाली है। इसी वजह से वो जिजी से खुद को दूर रख रहा था। फ़ोन रखते ही वो जीजे को यहाँ पर आके ही कहता है कि मैं तुम्हें ज़्यादा देर तक यहाँ पर टिकने नहीं देने वाला हूँ। मुझे भी पता है कि तुम और लड़कियों की तरह बहुत ही घटिया और बहुत ही ज़्यादा वाली गोल्ड डिगर हो। जीजे उसे कह रही है, ओह! अच्छा ऐसा है क्या? लेकिन फिर भी ये सब कुछ जानने के बाद भी तुम मुझे किसके बिना नहीं रह पाए और तुम मुझे खुद से अलग नहीं कर रहे थे। मैं चाहे जैसी भी हूँ तुम्हारे लिए सही हूँ, कहीं न कहीं तुम्हें भी ये लग रहा है। इसी वजह से मैं वो पहली लड़की हूँ जो कि तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ 10 मिनट से ज़्यादा टिकी हूँ। यानी ये बात जानता था कि जीजी का बॉडी स्मेल उसे अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन वो जीजी की सिचुएशन की वजह से उसे नफ़रत कर रहा था। जिस तरीके से वो उससे मिला था, उससे वो नफ़रत कर रहा होता है। लेकिन जीजी के पास यहाँ रुकने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर उसने यहाँ से 10 मिलियन नहीं निकलवाए, तो उसकी मॉम का ट्रीटमेंट रुक जाएगा। यान को ये सब कुछ पता नहीं था। जीजी यहाँ पर जानबूझ कर के यान के साथ कैसे न कैसे करके इंटीमेट होने का कोशिश करने में लगी रहती है कि एक बार वो उसके बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हो जाए तो फिर उसका काम हो जाएगा। यान जीजी को वहाँ से जाने के लिए कहता है तो जीजी कहती है कि I'm सॉरी, मैं यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हारी फैमिली मुझे जाना अलाउ नहीं करेगी। तुम्हारी ग्रैंडमदर ने यहाँ पर मेरे डैड के ये में 5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया और बदले में मेरे मुझे तुम्हारे बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट होना है। गुस्से में आकर के यान यहाँ पर जीजी को अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए लेकर के जाता है। पार्टी करने के लिए बोलो या फिर इनडायरेक्टली बोलो कि वो उसका इंसल्ट करने के लिए वहाँ पर लेकर के जाता है और वहाँ पर अपने दोस्त लोगों को कहता है कि ये यहाँ पर तुम्हें एंटरटेन करने के लिए आई है। अभियान पहली बार किसी लड़की को अपने साथ इस तरीके से लेकर के आया हुआ था। वो जीजी को कहता है कि उसे ग्रेप्स पील करके दे, अपने हाथों से नहीं अपने माउथ से। उसके सारे लड़के और लड़कियां दोस्त यहाँ पर बैठे हुए थे और वो लोग यहाँ पर जीजी का मज़ा ले रहे होते हैं। जीजी को ये सब कुछ बहुत ही एम्बैरेसिंग लग रहा था, बट वो इतना जानती थी कि यहाँ जिस टाइप का है, वो उसका इंसल्ट करने के लिए ही यहाँ लेकर के आया हुआ था। तो वो कहीं न कहीं खुद को मेंटली प्रिपेयर करके रखी हुई थी इस चीज़ के लिए। वो उसके कहने पर ग्रेप्स को पील करती है और यान को खिलाने के लिए जाती है। यान के वो बहुत ही करीब थी, उसके दोस्त इस सिचुएशन का मज़ा ले रहे होते हैं, लेकिन तभी यान उसे धक्का देते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ रोमांस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जीजी चुपचाप यहाँ पर बैठी हुई थी। उनमें से उसका जो एक दोस्त वो था बोलता है कि यान अगर जीजी में इंटरेस्टेड नहीं है और वो हमें यहाँ पर उसे ट्रेन करने के लिए लेकर के आया हुआ है, तो क्यों ना हम यहाँ पर जीजी को सबक सिखाते हैं। ऐसा बोल कर के वो जीजी को बुली करने के लिए आगे बढ़ता है। जीजी यहाँ पर यान को उसका हेल्प करने के लिए बोलती है, लेकिन वो उसकी तरफ तो देख भी नहीं रहा था। और यहाँ पर जीजी खुद को कैसे ही सेव करे भला, यान जो कि उसे सेव कर सकता था, वो तो एक उसका हेल्प भी नहीं कर रहा है। जीजी यहाँ पर रोते हुए जब यान को देखती है कि वो उसका हेल्प करे, तब यहाँ पर यान खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। ना जाने उसे क्या होता है, उसका फ्रेंड भी यान को समझाता है कि तुम जीजी के साथ गलत कर रहे हो, कैसे भी हो वो एक लड़की है, तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर यान जाता है जीजी का हेल्प करने के लिए और वो अपने दोस्त के सर पर वाइन का एक बोतल फोड़ देता है। उसके दोस्त घबरा जाते हैं, यान उसे जल्दी-जल्दी उन सबको वहाँ से जाने के लिए कहता है। यान के दोस्तों को पता नहीं चलता अचानक से क्या हुआ, क्या यान का प्रॉब्लम वापस से बढ़ गया क्या? यान का जो क्लोज़ फ्रेंड था वो बाकी और सारे लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। उनके जाते ही यान यहाँ पर जीजी के पास आता है और बोलता है कि तुम प्रेग्नेंट होने के लिए किसी के साथ भी सोने के लिए तैयार हो ना? जीजी उसे कहती है कि ये डिसीज़न तुम्हारा था और तुमने मुझे उन लोगों के पास भेजा था, मैं खुद नहीं गई थी यहाँ पर। वो जीजी से थोड़ा-सा गुस्सा भी था और उसे किस करने लगता है। जीजी के साथ वो वहीं पर मेकआउट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोक देती है और कहती है कि भले ही मैं पैसे के लिए तुम्हारे पास आई हूँ, लेकिन मैं इस तरीके से इतनी गिरी हुई हरकत नहीं करने वाली हूँ। उसे एक्चुअल में पैसे की ज़रूरत तो थी, बट वो ये सारी हरकतें अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रही होती है। और यान अपना गुस्सा सिर्फ़ यहाँ पर जीजी पर निकाल रहा था। वो जीजी को ऐसे बाइट करके हर्ट करने का कोशिश करता है, लेकिन जब जीजी पेन की वज़ह से रोने लगती है, तो फिर वो खुद को रोक लेता है। वो बुरा नहीं था, बस वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड था अंदर ही अंदर। इसी वज़ह से उसका मूड हमेशा ही इस तरीके से ऑफ रहता था। अभी यहाँ पर जैसे कहती है तुम्हारा हो गया हो, तो मुझे फ़िलहाल जाने दो क्योंकि आज के लिए इतना टॉर्चर काफ़ी था मेरे लिए। यान को अपने बिहेवियर पे कहीं न कहीं रिग्रेट हो रहा था कि उसे जीजी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए।
और जीजी को यान का बेबी बॉर्न करना था, तो वो खुद को काम डाउन करते हुए वापस बढ़ के यान को किस करने का कोशिश करती है। वो उसे रोकता है और कहता है कि तुम कितनी घटिया लड़की हो, मैं इतना तुम्हारे साथ बुरा कर रहा हूँ, फिर भी तुम यहाँ पे रुकी हुई हो। जीजी उसे नहीं बताती है कि एक्चुअल में वो अपनी मॉम की वजह से यहाँ पर यान के साथ है। वो उसे कहती है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, इसी वजह से मैं यहाँ पर ये सब कुछ कर रही हूँ। और अगर पैसे की ज़रूरत नहीं होती तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे नफ़रत करते हो। अब वो कहता है ठीक है, तो तुम कुछ और डिमांड करो। जीजी को 10 मिलियन चाहिए थे, वो लेकिन उससे 10 मिलियन नहीं माँगती है। वो कहती है कि तुम सिर्फ़ इतने पैसे दे दो, वो उतने ही पैसे का डिमांड करती है जितना कि उसकी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए उसे चाहिए थे। ईहान को और ज़्यादा लगने लगता है कि जीजी एक गोल्ड डिगर है और वो पैसे का डिमांड कर रही है। उसे याद आता है कि वो फ़ोन पर किसी से 10 मिलियन का बात कर रही थी, तो उसे ऐसा लगने लगता है कि वो इसी वजह से पैसा लेने के लिए इसके साथ है और वो उसके साथ कोई भी इमोशनल कनेक्शन नहीं रखती है। सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे की वजह से ही वो उसके साथ है। इस वजह से वो उससे और ज़्यादा वाला गुस्सा करने लगता है। जीजी को समझ में नहीं आता है कि प्रॉब्लम क्या है। वो यहाँ से पैसे भेज रहा होता है, लेकिन उस जीजी का खुद का पर्सनल अकाउंट था नहीं और वो पैसे ये जीजी के डैड के अकाउंट में जाते हैं, दैट्स व्हाई वो अभी पैसे लेने से मना कर देती है। क्योंकि अगर वो पैसे उसके डैड को मिल जाएँगे तो फिर वो अपनी मॉम का ट्रीटमेंट कैसे कराएगी? वो यान को कहती है कि वो उसे अकाउंट जल्दी ही दे देगी। यान गुस्सा करने लगता है ये सोचने के लिए कि वो उसके साथ रहने का, उसके साथ वक़्त बिताने का बहाना ढूँढ रही है। यान उसे 30 मिलियन ऑफ़र कर रहा था और जीजी उससे सिर्फ़ 3 मिलियन ले रही थी। यान को समझ नहीं आता कि लड़की करना क्या चाह रही है। जब उसे इतने सारे पैसे मिल रहे हैं, तो फिर वो पैसों को मना क्यों कर रही है? और वो इसे ढूँढना, इस बात का पता लगाना भी ज़रूरी नहीं समझता है, क्योंकि वो शुरुआत से ही जीजी को एक गोल्ड डिगर समझ के रखा था। वो लोग घर लौटे हैं, जहाँ पर कि घर में मेड की जो मेन हेड थी, वो यहाँ पर और सारी मेड लोगों के साथ मिल कर के जीजी का बुराई कर रही होती है। अगली सुबह वो लोग आपस में गॉसिप कर रहे थे कि क्या ये ऐरी-गैरी लड़की को ये लोग घर लेकर के आए हुए हैं। जो ये मेड थी ना, वो ईयान को पसंद करती थी और उससे शादी-वादी करना चाहती थी। सपने तो देखो मैडम के। यहाँ पर इस तरीके से जब जीजी आती है तो वो उसके साथ काफ़ी बुरे तरीके से बिहेव करती है। कॉरिडोर के ऊपर से ईयान ये चीज़ें देख रहा था और वो ये ट्राई कर रहा था कि जीजी उसकी मिसेज़ बनने के लायक है कि नहीं। क्योंकि ये सारे टॉर्चर तो उसे लंबे समय तक झेलने पड़ेंगे, उसकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। लेकिन जीजी जितना सिंपल और इनोसेंट ईयान के सामने बन रही थी, वो एक्चुअल में किसी से बुली होने वालों में से नहीं थी। जब मैड यहाँ पर जीजी का इंसल्ट करने का कोशिश करती है, तो जीजी कहती है कि तो तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं ईयान के लायक नहीं हूँ तो तुम हो? ईयान के कमरे में सबसे ज़्यादा देर तक स्टे करने वाली मैं गर्ल हूँ, ये बात तो तुम्हें भी पता है। और अगर वो बंदा तुम में इंटरेस्टेड होता तो अब तक तुम उसके घर में मेड का काम नहीं कर रही होती, उससे शादी कर चुकी होती। वो जानबूझकर के घर के मेड को ऐसी-ऐसी बातें बोल रही थी, क्योंकि वो भी उसका और उसकी मॉम का काफ़ी बुराई कर रही थी। यानी चीज़ों को देख कर के समझ आता है कि जैसे वो इनोसेंट नहीं है, जो कि उसके सामने रहती है। ऐसे बुली करना इतना आसान नहीं है और कहीं न कहीं उसे जीजी का ये बिहेवियर भी अच्छा लग रहा था। वो घर की मेड को डाँटते हुए वहाँ से जाने के लिए कहती है और कहती है कि वो जैसी भी है, इस घर में उससे ज़्यादा ओहदा और उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट उसे मिलता है। इस बात से वो घर की मेड बहुत ही भड़क जाती है और वो जीजी से रिवेंज लेने का प्लान करने लगती है। एक तो वो चाहती नहीं थी कि जीजी यहाँ पर रुके, क्योंकि वो ये तो समझ रही थी कि यान जो है जीजी में कहीं न कहीं इंटरेस्ट ले रहा है और ये उसके लिए माइनस पॉइंट है। अगर वो यहाँ रही तो यान और उसपे भाव नहीं देगा। उसके जाते ही यहाँ पर यान नीचे आता है और वो जीजी को कहता है, "अरे! तुम तो वो इनोसेंट रैबिट हो ही नहीं जो कि मुझे दिखाती थी।" जीजी उसे कहती है कि मैं और लोगों से बुली क्यों हूँ भला? मुझे यहाँ पर तुम्हारे लिए लेकर के आया गया है, ना कि और लोगों के लिए। और वैसे भी तुम भी मुझसे ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह पा रहे हो, ये तो तुम भी जानते हो। वरना तुम ऐसे मुझे हर बार देखने के लिए नहीं आते। वो आगे बढ़ के यान को किस कर लेती है। यान की फीलिंग्स यहाँ पर जग जाती है। वो समझ नहीं पाता है कि जीजी जब भी उसे किस करती है तो वो खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता। उसे जीजी के बॉडी में वो लव डोज के बारे में पता नहीं था। जीजी उसे जानबूझकर के छेड़ रही थी तो यान गुस्सा करने लगता है कि तुम में थोड़ा-सा भी शेम नहीं है, शर्म नहीं है। जीजी उसे कहती है कि शर्म करने के लिए मुझे यहाँ नहीं भेजा गया। मुझे तुम्हारे बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट होने के लिए भेजा गया है। यान गुस्सा करके अपने कमरे में चले जाता है और वो जानता था कि वो खुद भी यहाँ पर जीजी से खुद को दूर नहीं रख पा रही। सब कुछ करके खुद भी जीजी को खुद में बुरा लगता था कि वो हो क्या गई है। कहाँ वो सिंपल ज़िंदगी जी रही होती है और उसे ये सब कुछ करना पड़ रहा।
वॉशरूम में यान खुद को काम डाउन करने के लिए फ्रेशन अप हो रहा था और वो सोच रहा था कि उससे हो क्या गया है। जीजी जैसी सिंपल लड़की से वो कैसे अट्रैक्टेड हो सकता है। अगले दिन वो जीजी से मिलने के लिए उसके कॉलेज चला जाता है। उसका फ्रेंड उसे छेड़ रहा था कि जीजी से मिलने आया हो? वो कहता है नहीं, मैं तो बस ऐसे ही वॉक पर आया था। तभी वहाँ पर यान की नज़र जीजी पे पड़ती है जो कि अपने कॉलेज के फ्रेंड के साथ बात करते हुए आ रही थी। और ये देख कर के यान को जेलस होने लगता है। वो जीजी को वहाँ से जाता और खींचते हुए लेके आता है। उसके फ्रेंड को पता नहीं था कि जीजी ने एक्चुअल में शादी कर लिया है। इधर जब वो उसे खींचते हुए घर लेकर के जाता है तो ग्रैंडमदर को समझ में नहीं आता कि यान और जीजी के बीच क्या हुआ। और जीजी को कमरे में लेकर के जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने का कोशिश करता है और जीजी को कहता है कि हम दोनों डील में हैं और तुम मुझे छोड़ कर के किसी और के साथ हो। जीजी को लगता है कि कहीं यान इस वजह से तो गुस्सा नहीं हो रहा कि वो अपने कॉलेज फ्रेंड से बात कर रही और उसे इस बात का डर है कि वो उसे धोखा देगी। जीजा उसे समझाती है कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं इस डील वाले रिलेशनशिप में तुम्हें चीट कर रही हूँ या करूँगी तो ये तुम्हारी गलतफ़हमी है। मैंने कभी तुम्हें चीट करने के बारे में नहीं सोचा और वो सिर्फ़ मेरा फ्रेंड है। यान को लगता है कि वो थोड़ा ज़्यादा ही कर रहा है और यहाँ पर वो इस तरीके से जीजी को क्यों ही लेकर के इतना गुस्सा कर रहा है। और जीजी के करीब जाने का कोशिश करता है लेकिन उसने खुद को रोक करके रखा था। अभी भी वो लोग पूरी तरीके से मेकआउट नहीं करते हैं। जीजी यहाँ पर सोच रही होती है कि जल्दी इसका ये काम ख़त्म हो तो वो यहाँ से जाए। उसे ये लाइफ़ नहीं चाहिए थी। या घर घर की जो मेट थी उसे तो ऐसा लगता है कि एक्चुअल में यान और जीजी के बीच सब कुछ हो गया। लेकिन जीजी उसे बताती है कि नहीं, अभी हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। घर की मेट फिर भी उसे समझाती है कि तुम बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस कर रही हो क्योंकि यहाँ पर यान जो है तुम्हें लेकर के अब डिफरेंट थिंक कर रहा है। वो तुम्हारा केयर करता है तभी वो तुम्हें लेने के लिए कॉलेज गया था। और जीजी को लग रहा होता है कि हाँ, थोड़ा वो चेंज तो है। घर की मेट जब इन बातों को सुनती है तो उसे ऐसा लगने लगता है कि यान जीजी में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है और उसे वहाँ से निकालना पड़ेगा। रात में जब जीजी अपना कॉलेज का काम कर रही होती है तब वो उसके लिए सूप बना के लेके जाती है। ये कहते हुए कि ग्रैंडमदर ने तुम्हारी बॉडी के लिए सूप भेजा है, जल्दी पियो यहाँ से ताकि मैं जाऊँ। वो जीजी को ग्रैंडमदर का नाम लेकर के बोल रही थी। जीजी को डाउट था कि ज़रूर इसने सूप में कुछ मिलाया होगा। ये मुझे पसंद नहीं करती है और ये मुझे सर्व करने के लिए भला कैसे आ रही है? लेकिन ग्रैंडमदर का बात था, तो वो चुपचाप इस सूप को पी लेती है। उसे पता नहीं था कि उसमें उसने एलर्जिक इंग्रीडिएंट डाले थे, जिस वजह से अगली सुबह जीजी को काफ़ी बॉडी में एलर्जी और इचिंग होने लगती है। उसकी बॉडी पे पूरे रेड-रेड रैशेज़ हो जाते हैं। जो घर की मेड थी, वो ग्रैंडमदर को बोलती है कि जीजी एक घटिया लड़की है और उसे फिज़िकल होने से फैलने वाली बीमारी हो गई है, इसी वज़ह से उसकी बॉडी पर इतने ज़्यादा रैशेज़ हैं। अब जीजी के कैरेक्टर के बारे में यान की ग्रैंडमदर लोगों को पता नहीं था, इसी वज़ह से वो लोग उस पर डाउट करने लगते हैं कि वो एक अच्छी लड़की नहीं है और उसके बहुत सारे लड़कों के साथ फिज़िकल रिलेशनशिप रह चुके हैं। इसी वज़ह से वो उसे ऐसा रिएक्शन हो गया है। जीजी को याद आता है कि कल रात घर की मेड ने उसे सूप दिया था जिसके बाद से उसे ऐसे एलर्जिक रिएक्शन हो रहे हैं। वो समझ जाती है कि उसने उससे रिवेंज लेने के लिए ऐसा किया था। वो ग्रैंडमदर को बोल भी रही होती है कि मुझे कोई बीमारी नहीं हुई है, मैं बस एलर्जिक हूँ और मुझे वो एलर्जी की चीज़ें घर की मेड ने कल सूप में बना के दिए थे। लेकिन घर की मेड ये बात एक्सेप्ट करने से मना कर देती है कि उसने कोई सूप यहाँ पर जीजी वगैरह को दिया है। अब ग्रैंडमदर जीजी के बिहेवियर से गुस्सा आ जाती है कि उसने डील होने के बाद भी ऐसा करने की कैसे कोशिश किया। अब इस घटिया लड़की को वो लोग ईयान के साथ नहीं रख सकते हैं, वरना ईयान की भी बॉडी में ये बीमारी फैल जाएगी। गुस्सा होकर के ग्रैंडमदर घर की मेड लोगों को बोलते हैं कि चेक करो कि जीजी की बॉडी पर कहाँ-कहाँ ये रैशेज़ हुए हैं। और अगर पूरी बॉडी पे ये रैशेज़ होंगे तो फिर ये लोग जीजी को घर से निकाल देंगे और उसके डैड की कंपनी से इन्वेस्टमेंट भी निकाल लेंगे। जीजी उन्हें समझाने का कोशिश कर रही थी कि एक्चुअल में ऐसा नहीं है, मेरे साथ ऐसे इंसल्ट मत करो, मैं तुमसे कुछ थोड़ी डिमांड कर रही हूँ, मैं बस थोड़ी-सी डिग्निटी माँग रही हूँ, लेकिन वो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तभी यहाँ पर यान आता है। जीजी के साथ हो रहे इस तरीके की बेइज़्ज़ती को देख कर के वो खुद का गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता है और ग्रैंडमदर पे गुस्सा करने लगता है कि वो ये क्या कर रही है। ग्रैंडमदर उसे कहती है कि जीजी एक्चुअल में तुम्हें धोखा दे रही है, वो और भी लड़कों के साथ है। लेकिन यहाँ पर रियान को उसके दोस्त का बात ध्यान आता है कि जीजी अच्छी लड़की है और उसे एक मौका देना चाहिए। वो लड़का जीजी का सिर्फ़ कॉलेज में फ्रेंड है, मैंने पता किया और उनके बीच कुछ नहीं चल रहा। रियान यहाँ पर वैसे भी जीजी में इंटरेस्टेड तो था ही, तो वो यहाँ पर जीजी पे ट्रस्ट करने का डिसाइड करता है। और जीजी को वहाँ से लेकर के जा रहा था, ग्रैंडमदर उसे रोकती कि बीमारी तुम्हें भी फैल जाएगी।
यान कहता है, अब आपने मुझे जीजी को दे दिया ना, इसके साथ क्या करना है मैं देख लूँगा। फिर वो जीजी को वहाँ से सेव करके कमरे में लेकर के जाता है। जीजी यहाँ पर काफ़ी घबराई हुई थी। यान उससे पूछता है हुआ क्या है? तो जीजी उसे बताती है कि कल रात तुम्हारे घर की मेड ने एक्चुअली मुझे वो सूप दिया था जिसको पीने के बाद मुझे वो एलर्जिक रिएक्शन हुआ है। बट क्या तुम्हें सच में मुझसे प्रॉब्लम नहीं है? तुम सच में मेरा हेल्प करना चाहती हो? यान उससे कहता है हाँ, वैसे भी मैंने तुम्हें कभी नफ़रत नहीं किया, नफ़रत तो मैं खुद से करता हूँ। ये लोगों ने मुझे सिर्फ़ बेबी पैदा करने की मशीन बना कर के रखा हुआ है। इन्हें बस लगता है कि कैसे न कैसे करके मैं इन्हें घर का वंश दे दूँ ताकि मेरे बाद इनकी कंपनी को कोई सँभालने वाला हो। उन्होंने कभी मुझे इमोशनली समझा ही नहीं है। मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर है और ये इसे एक बहुत बड़ी बीमारी समझ कर के मुझे औरों से दूर रखते रहे ताकि मैं लोगों को हर्ट ना कर सकूँ। जैसे यहाँ पर जब ईयान की पर्सनल बातों को सुनती है तो उसे लगता है कि उसकी भी लाइफ़ इसी तरीके से है। उसकी भी लाइफ़ कोई और ही कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वो कहीं न कहीं इस बात से रिलैक्स थी कि चलो एटलीस्ट ईयान को उस पे ट्रस्ट तो है कि वो और लड़कों के साथ फिज़िकल रिलेशनशिप नहीं रखी है और वो सही है। जीजी यहाँ पर कहती है कि देखो मुझे बेबी पैदा करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, उसे पूरा करते हैं। ऐसा कह के वो आगे बढ़ के यान को किस कर लेती है। जीजी जब भी ऐसा करती थी तो यान खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता था और फाइनली वो यहाँ पर उसे आराम करने के लिए बोलता है क्योंकि वो जीजी को जब तक पूरे अच्छे तरीके से नहीं जानता, वो उसके साथ इंटीमेट नहीं होना चाहता था। जीजी सो रही थी तो फिर यहाँ पर यान आता है उसे देखने के लिए। वो सोचता है कि शायद जीजी एक अच्छी लड़की है और वो एक्चुअल में जीजी का केयर करता है, तभी तो उसे जेलस भी हो रहा था जीजी को किसी और के साथ देख कर के। और जीजी को एक लॉन्ग टर्म पार्टनर बनाने के बारे में सोच सकता है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसके सर में काफ़ी तेज़ दर्द होने लगता है। इस आवाज़ से जीजी की नींद खुलती है और ये देखती है कि यान के सर में दर्द हो रहा है। तो उसे याद आता है जब वो पहली बार मिली थी यान से तब यान ऐसे ही रिएक्ट कर रहा था। यहाँ पर वो यान को काम डाउन करने के लिए जाती है। डरते-डरते वो उसके पास जाती है और उसे हग करते हुए कहती है, "तुम्हारा सर दर्द मेरे बॉडी स्मेल से ठीक होता है ना? आओ, मुझे हग करो, देखना तुम ठीक हो जाओगे।" ऐसा बोल कर के वो ज़बरदस्ती यान को कुछ मिनट के लिए हग करती है। यान के बॉडी स्मेल से जीजी के बॉडी स्मेल से यान का सर दर्द सच में ठीक हो जाता है। अब जीजी को लगने लगता है कि अगर ये लड़का उसका केयर कर भी रहा है, तो सिर्फ़ इस वज़ह से कर रहा है क्योंकि इसकी बॉडी स्मेल से वो अट्रैक्टेड है। उसका सर दर्द ठीक हो जाता है। अगले दिन जब जैसे अपने कॉलेज जाती है तो वहाँ पर घर की मेड की कज़िन सिस्टर उसी कॉलेज में पढ़ती थी और वो यहाँ पर आते ही जीजी को बुली करने लगती हैं। ये कहते हुए कि घर पर यान को पटाना काफ़ी नहीं है, जो तुम यहाँ पर आकर के मेरे होने वाले बॉयफ्रेंड को पटा रही हो, यानी कि वो लड़का जो कि जीजी का कॉलेज में फ्रेंड था और कहीं न कहीं वो जीजी में इंटरेस्टेड भी था। लेकिन यहाँ पर जीजी को ये बातें पता ही नहीं था कि ये सीक्रेट कि वो यान को सेल कर दी गई है, कौन बताया? तब उसे ध्यान आता है घर की मेड की एक कज़िन सिस्टर है, तो उसी ने उसे ये बात बताया होगा। वो लड़की यहाँ पर अपने और दोस्त लोगों को यहाँ पर बुला लेती है और वो जीजी को मिल कर के बुली करने लगती है। जीजी उनसे फाइट बैक करने का कोशिश करती है लेकिन वहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा थी, इसी वजह से वो लोग उसे वो कुछ कर नहीं पा रही होती है। वो लोग जीजी का सामान-वामान करके फेंक देते हैं और जीजी का इंसल्ट करते हुए उसका ड्रेस भी जो है फाड़ देते हैं। जीजी बेचारी चुपचाप वॉशरूम में अकेले बैठ कर के रो रही थी। वो लोग कहते हैं कि जीजी का ये फ़ोटो भी वो कॉलेज के साइट पर डाल देंगे ताकि वो उसके बाद दोबारा किसी लड़के से बात करने के लायक भी नहीं रहे। दूसरी तरफ यान जीजी को रिसीव करने के लिए कॉलेज आया हुआ था। जीजी ना तो फ़ोन उठा रही थी, ना ही वो कॉलेज से बाहर निकलती तो उसे समझ नहीं आता कि जीजी है किधर? वो उसे ढूँढते हुए कॉलेज में अंदर जाता है, तो कुछ लोगों ने जीजी को काफ़ी देर से नहीं देखा हुआ था, तो वो उसे बताते हैं कि जीजी उस डिपार्टमेंट में है, तुम जा कर के चेक कर लो, शायद वो तुम्हें उधर मिल जाए। तो यान जीजी को ढूँढते उधर जाता है। क्लासरूम में वो थी नहीं तो उसे लगता है कि शायद वो वॉशरूम में होगी। इधर वॉशरूम में वो लड़कियाँ जीजी को बुली करके वहाँ से जा चुकी थी। यान जीजी को ढूँढते हुए वॉशरूम में जाता है तो वो देखता है कि वो बैठ कर के डरी-सहमी सी है। उसे समझ में नहीं आता कि हुआ क्या? जीजी यान को देखते ही उसे हग करके रोने लगती है और उसका हेल्प करने के लिए बोलती है। यान को पता नहीं था क्या हुआ, लेकिन वो जीजी का हेल्प करता है और उसे वहाँ से लेकर के जाता है। घर जा कर के जीजी बहुत ही रो रही होती है, यान उसे काम डाउन करने के लिए उसके साथ ही था। वो यान को छोड़ नहीं रही होती है, वो उसे किस करते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है।
यान उसे कहता है, मुझे लगता है कि तुम मेंटली बहुत परेशान हो, पहले शांत हो जाओ फिर बात करेंगे। जीजू से कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ और मुझे सच में तुम्हारे साथ रहना है। तो फिर यान यहाँ पर जीजी को देखता है कि वो इतनी परेशान है, तो वो खुद को नहीं रोकता और यहाँ पर ये दोनों फाइनली मेकआउट करते हैं। जीजी ने वैसे ये सब कुछ प्लान करके नहीं किया था, लेकिन उसे सच में एक इमोशनल और फिजिकल नीड थी अभी। फाइनली जब वो यहाँ पर यान के साथ इंटीमेट होती है, तब यान उससे पूछता है कि आखिरकार हुआ क्या था। जीजी उसे सारी बातें बताती है, किस तरीके से कॉलेज की लड़कियों ने उसे बुली किया था। यान जीजी को कहता है कि अब वो उसकी मिसेज बनने के लायक है और वो उसके साथ रह सकती है। जीजी को भरोसा नहीं होता है कि यान जो कह रहा है वो सच है। वो उसे कंफर्म करती है कि तुम मुझे अपनी मिसेज बनने का ओहदा दे रहे हो, दर्जा दे रहे हो, तो क्या मैं तुम्हारा नाम और तुम्हारा पावर इस्तेमाल कर सकती हूँ जो लोग मुझे बुली करेंगे उनके खिलाफ। यान कहता है, इसमें कोई पूछने की बात है, मैं हमेशा तुम्हारे सपोर्ट में हूँ, तुम्हें जो करना है करो। लेकिन याद रखना, अब मैं तुम्हारे साथ जब मेकआउट कर चुका हूँ तो अब मैं केवल और केवल तुम्हारा हूँ और तुम भी मेरी हो, तुम किसी और के साथ इंटीमेट नहीं हो सकती। जी जी बोलती है कि ठीक है, मैं कभी किसी के साथ फिजिकल इंटीमेसी क्रिएट नहीं करूँगी, जब तक कि हम लोग इस रिलेशनशिप में हैं। यान कहता है, अब कौन-सा रिलेशनशिप, अब तुम एक्चुअल में मेरी वाइफ़ बनने वाली हो। हमारा अब कोई कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप नहीं है। जीजी यहाँ पर थोड़ी-सी घबराई हुई थी, उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था, उसे समझ में नहीं आता है कि क्या वो अपनी मॉम के बारे में उसे शेयर करे कि वो उसका हेल्प करेगा या नहीं। लेकिन पहले जो लोग उसके लाइफ़ में उसे बुली कर रहे थे, उससे बदला लेना ज़रूरी था। यान उसे कहता है, मैंने कहा ना कि मैं हमेशा ही तुम्हारे सपोर्ट में रहूँगा, तुम्हें जो करना है करो और आज के बाद तुम्हें कभी कोई बुली नहीं कर पाएगा। जब वो उसे इतना सिंपैथी देता है, तब जाकर के जीजी को थोड़ा-सा भरोसा होता है कि चीज़ें उसकी लाइफ़ में भी ठीक हो सकती है। वो सोच रही थी कि यान के बारे में जितना बुरा उसके बारे में बताया गया था, वो एक्चुअल में उतना बुरा है नहीं। वो कितना केयर कर रहा है, भले ही शुरुआत के 1 दिन उसके लिए इतने बुरे थे, लेकिन यहाँ पर रैबिट सॉरी यान जो है, वो एक्चुअल में अब उसका केयर कर रहा है। वो उसे वापस उठा के कमरे में लेके जाता है, जहाँ पर कि दोनों वापस से मेकआउट करते हैं। अब भला यान खुद को क्यों नहीं रोकने वाला था। आफ्टर दैट वो हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से घर की मेड और उसकी कज़िन सिस्टर को इन लोगों ने पकड़ के रखा हुआ था। यान कहता है, चलो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। जीजी को वो उस प्लेस पर लेकर के जाने वाला था, जिन लोगों ने जीजी को बुली किया था, उन्हें पनिशमेंट देना भी तो ज़रूरी था। जैसे इस तरीके से यान के साथ अंदर जाती है। जो घर की मेड थी, वो अभी भी जीजी को नफ़रत के ही ये से बुला रही थी और जो उसकी कज़िन सिस्टर थी, वो भी वैसा ही कर रही होती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो एक्चुअल में यान की गर्लफ्रेंड है, तो फिर उसका हालत ही ख़राब हो जाता है। यान के खिलाफ तो वो लोग कुछ बोल नहीं सक रहे थे। अब यहाँ पर जीजी को वो कहता है कि तुम्हें इसे जो पनिशमेंट देना है, तुम उसे पनिशमेंट दे दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जीजी तो पहले गुस्से में आकर के 2-4 झापड़ उन्हें लगाती है, क्योंकि उन लोगों ने उसे बुली किया था। अब घर की मेड ने जीजी को ऐसे वो सूप दिया हुआ था, इस वज़ह से उसे यहाँ पर पकड़ के लेकर के आया जाता है। शुरुआत में तो वो अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। ज्ञान उसे कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं अपनी वाइफ को छोड़ कर के तुम्हारी बात का भरोसा करूँगा? उन्हें पनिशमेंट देने के बाद जीजी को वो घर लेकर के जाता है, जहाँ पर के जीजी को कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ एक पार्टी में लेकर के जाना चाहता हूँ। पार्टी के नाम पर जीजी को वो पूरा एक्सपीरियंस याद आता है, वो मना कर रही थी। ईहान उसे कहते हैं, नहीं, इस पार्टी में तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। फिर वो उसे मना नहीं कर पाती है और कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ पार्टी में जाने के लिए तैयार हूँ। तो शाम में वो उसे उसी प्लेस में, उसी कमरे में पार्टी करने के लिए लेके जाता है। जीजू को देख कर के वो सारा सिचुएशन याद आने लगता है। वो यान से कहती है, क्या तुम्हें मुझे इस पार्टी में इस जगह पर लेकर के आना ज़रूरी था? यान कहता, हाँ, इस जगह पे तो तुम्हें लाना ज़रूरी है। वो दोनों कमरे में अंदर जाते हैं तो यान ने उन दोनों लड़कों को पकड़ के रखा हुआ था, जिसने कि जीजी को बुली किया था। यहाँ उसे कहता है कि इन लोगों ने तुम्हें टच करने की हिम्मत की थी। तुम्हारी बारी है उनसे बदला लेने की। जीजू उसे देख रही होती है कि क्या सच में वो उनसे रिवेंज ले सकती है। यान कहता है, अरे यार, अब तुम मेरे मैसेज होने वाली हो, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। वो उसे अपने हाथों से वाइन का बोतल पकड़ाता है और उसके सर पर फोड़ने के लिए बोलता है। वो लोग जीजी से माफ़ी मांग रहे थे कि वह दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन जीजी अब पीछे नहीं हटने वाली थी। वो अपना बदला उनसे लेती है। उन लोगों ने उसे बहुत हद तक बुली किया था। यान का फ्रेंड उसे कहता है, यार तुमने बंदी तो सही चूज़ किया है, जितनी इनोसेंट वो दिखती है उतनी ही खतरनाक भी है। आई होप कि तुम दोनों के रिलेशनशिप आगे हमेशा ही सही रहे। जीजी जब थोड़ा नॉर्मल फील करती है तो यान उसे कहता है,
अच्छा लग रहा है तो अब चले यहाँ से, बाकी का काम मेरा फ्रेंड सँभाल लेगा। यान फिर उसे वहाँ से लेकर के जाता है। जी, जी। ऐसे सिचुएशन में उसका हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है। तभी वहाँ पर उस क्लब में जीजी का वो कॉलेज वाला फ्रेंड आ जाता है और जीजी से बात करने का कोशिश कर रहा था। यान को देख कर के वापस से जीजी को लेकर के जेलस होने लगता है और वो उसके कॉलेज के फ्रेंड को दिखाने के लिए उसे किस करने लगता है। उसके कॉलेज के फ्रेंड को पता नहीं था यान और जीजी का क्या रिलेशनशिप है, तो वो काफ़ी गुस्सा करने लगता है। लेकिन यान फिर वहाँ से जीजी को लेकर के आता है। अब जीजी इतना तो समझ चुकी थी कि यान अपने उस कॉलेज के फ्रेंड को लेकर के काफ़ी जेलस है। घर जाकर के जीजी यान को समझाने का कोशिश करती है कि उसके उस कॉलेज के लड़के के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है, लेकिन यान बहुत ही ज़्यादा वाला गुस्सा था और उसकी जो वो सर दर्द की प्रॉब्लम थी वो वापस आने लगती है। जीजी यान की हरकतों से गुस्सा करके उसके घर से बाहर निकल जाती है। यान के सर में काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा था और वो जीजी को वापस आने के लिए बोलता है, लेकिन जीजी उसकी बातों को नहीं सुनती है और वो गुस्सा करके वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही वो बाहर जाती है, वहाँ से उसे उसके डैड का कॉल आता है। उसके डैड यहाँ पर जीजी से उसके पैसे की डिमांड कर रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं कि वो पैसा कब तक आने वाला है। इस बात पर जीजी उन्हें पैसे देने से जब मना कर रही थी, तो वो वापस से उसकी मॉम को लेकर के उसे ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। जीजी इन चीज़ों से तंग आ चुकी थी। वो उसके डैड को कहती है कि अगर उसकी मॉम को कुछ भी हुआ तो पैसे तो भूल जाओ, वो यान से बोल करके उसकी पूरी फैमिली को ही बैंकरप्ट करा देगी। जीजी को पता था कि उसे पैसे तो किसी हालत में चाहिए होंगे अपनी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए। उसके पास फ़िलहाल और कोई ऑप्शन नहीं था अपने डैड की बात मानने के अलावा। अब उसके डैड तो इसी बात को लेकर के ओवर कॉन्फिडेंट है कि जीजी पैसे लेकर के आएगी। वो अपने डैड के घर जाती है, उसके डैड उसे कहते हैं, "पैसे लेके आई हो?" जीजी कहती है, "पहले मुझे मेरी मॉम से मिलना है। अगर मेरी मॉम से तुम लोगों ने मुझे नहीं मिलाया तो पैसे भूल जाओ।" वो यान के पावर की वज़ह से इतना कॉन्फिडेंटली ये बातें बोल पा रही होती है। उसके फादर उसे कहते हैं कि, "अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो।" वो कहता है कि, "हाँ।" तुम्हें जो समझना है समझ लो यहाँ पर और मुझे पहले मेरी मॉम से लेकर के मिलने चलो। तो फिर उसके डैड उसकी मॉम से उसे मिलने के लिए लेकर के जाते हैं और जब वो यहाँ पर जाते हैं तो वो अपनी मॉम से मिल कर के बहुत ही ज़्यादा खुश थी। काफ़ी दिनों बाद वो अपनी मॉम से मिल रही होती है। तो यहाँ पर इस तरीके से उसकी जो मॉम थी वो कह रही होती है कि तुम्हें उसके डैड की बात नहीं माननी है। लेकिन जीजी अपनी मॉम को कुछ भी होते हुए नहीं देख सकती थी और उन्हें ट्रीटमेंट की सख्त ज़रूरत थी। इसी वजह से वो अपने डैड को कहती है कि तुम्हें पैसे चाहिए ना, ठीक है, वो पैसे देने के लिए तैयार है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि मेरी मॉम को कुछ भी नहीं होना चाहिए। और फिर वो इस तरीके से चली जाती है यान से मिलने के लिए। यान उसे रोता हुआ देख कर के बहुत परेशान हो रहा था। वो उसे हग करते हुए कहती है कि एक्चुअल में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। यान कहता है, बोलो क्या हुआ? वो वैसे भी जीजी से प्यार करने लगा था। जीजी उसे बताती है कि उसके डैड ने एक्चुअल में उसके साथ क्या किया। उसके डैड ने उसकी मॉम को पकड़ कर के रखा हुआ है और यहाँ पर उनके ट्रीटमेंट के लिए वो उसे पैसे भी नहीं दे रहे और उन्होंने इसीलिए मुझे तुम्हारे पास सेल किया था ताकि यहाँ पर मैं तुमसे पैसे लेकर के आऊँ। ग्रैंड मदर ने 5 मिलियन तो दिया है, लेकिन बाकी का और 10 मिलियन मेरे डैड को तुमसे चाहिए था। तब जाकर के यान को पता चलता, ओह! तो वो पैसे उसे उसके लिए नहीं चाहिए थे। एक्चुअल में उसकी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए उसके पेरेंट उसे ब्लैकमेल कर रहे थे, इसलिए उसे पैसे चाहिए थे। और जीजी को अब तक गोल्ड डिगर ही समझ करके प्यार कर रहा था। जीजी उसे कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे डैड को पैसा दो, बदले में तुम उनकी कंपनी को बैंकरप्ट कर दो ताकि वो उसे ब्लैकमेल ना कर सके। वो खुद गरीब रहेगा तो क्या ही बोलेगा। ध्यान जीजी से प्रॉमिस करता है और कहता है कि ठीक है, यहाँ पर तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। फिलहाल तुम आराम करो, बारिश में भीगने की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। जीजी को यहाँ पर यान के लिए थोड़ा-सा बुरा लगता है कि उसके सर में दर्द था और वो उसका हेल्प करने के बजाय उसे छोड़ कर के चली गई थी। लेकिन यान जीजी को माफ़ कर देता है क्योंकि उसने भी जीजी के साथ ऐसा बुरा बिहेवियर किया था। दोनों ही एक-दूसरे को माफ़ करके एक-दूसरे का हेल्प करने के लिए यहाँ पर रेडी थे। हालाँकि जीजी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यान इतनी आसानी से उसे माफ़ करके उसका हेल्प करने के लिए तैयार हो जाए। उसकी फैमिली की पूरी सिचुएशन सुनने के बाद कहता है, ठीक है, हम कल तुम्हारे डैड से मिलने के लिए चलेंगे। मैं तुम्हारी मॉम को उनके पास से लेकर के आऊँगा। अब ज़्यादा तुम फ़िक्र मत करो। तुमने अपने डैड को बोल दिया ना कि तुम पैसे लेकर के आ रही हो, तो बस। यान यहाँ पर जीजी को कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, लेकिन जीजी को ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी में जो फ्रेग्रेंस है वो उसकी वज़ह से अट्रैक्टेड है और ये प्यार नहीं है, अट्रैक्शन है।
वो सोचती है कि जब उसकी मोम वहाँ से रेस्क्यू हो जाएगी तो वो यान को ये फ्रेग्रेंस वाली सच्चाई बता देगी। अगले दिन यहाँ पर जीजी के डैड अपनी बेटी के साथ बैठ कर के सोच रहे होते हैं कि जीजी पैसा लेकर के आएगी या नहीं। उसकी सिस्टर कहती है कि उसकी मोम हमारे कब्जे में है, वो जाएगी ही कहाँ, उसे पैसे तो लेकर के आने ही पड़ेंगे। और उन्हें पता नहीं था एक्चुअल में सेल यहाँ पर जीजी की सिस्टर को करना था यान के लिए, लेकिन उन लोगों ने जीजी को ऐसे ब्लैकमेल करके वहाँ भेजा था। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जीजी कुछ गार्ड्स को लेकर के आ जाती है। यहाँ उसके डैड कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो गार्ड्स को लेकर के, हमें पैसे चाहिए, पैसे दो। लेकिन जीजी के गार्ड्स यहाँ पर उसके डैड को पकड़ लेते हैं। साथ ही में यहाँ पे यान भी आता है और कहता है एक्चुअल में ना मैं यहाँ पर आया हुआ तुम्हें सबक सिखाने के लिए। पहली बात कि तुमने मेरी आने वाली वाइफ को परेशान किया, और दूसरी बात कि यहाँ पर तुमने अपनी कंपनी में जो फ्रॉड किया है, जो इलीगल काम किए हैं, उसके खिलाफ मेरे पास सारे सबूत हैं और अब तुम बैंकरप्ट तो होने ही वाले हो, साथ ही में जेल भी जाओगे। यहाँ पर उसके साथ-साथ उनकी बेटी भी जेल जाने वाली है क्योंकि कुछ कांड तो उन्होंने भी किए थे। जब जीजी अपनी मॉम को देखने के लिए जाती है तो उसके डैड ने पहले ही जीजी की मॉम को वहाँ से शिफ्ट कर दिया था। ये बात सुनते ही जीजी बहुत ही गुस्सा करने लगती है और पूछने लगती है कि मेरी मॉम कहाँ है? बताओ वरना मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला हूँ। लेकिन वो बार-बार पैसे का डिमांड कर रहा था। यहाँ पर उसकी पिटाई लगवाता है और कहता है कि लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सर पे चढ़ गए हो। मेरा तुमसे कोई रिलेशनशिप नहीं है क्योंकि मेरी होने वाली वाइफ़ को तुमसे कोई रिलेशनशिप नहीं रखना है। इतनी पिटाई लगवाने के बाद वो लोग उससे पूछते कि उसकी मॉम कहाँ है, तो फाइनली एट द एंड उसे बताना ही पड़ता है कि उसकी मॉम कहाँ है। उसके हाथ आने वाला था खाली कटोरा जिसमें कि वो पूरी ज़िंदगी अब बैठ कर के भीख माँगने वाला है। क्योंकि यान ने तो उसे बैंकरप्ट कर ही दिया है और उसकी कंपनी भी अब नहीं बचने वाली। जानने से पहले यान जीजी के बॉडी का सीक्रेट उसके डैड यान को बता देते कि उसने उसकी बॉडी में वो लव डोज इंजेक्ट किया था जिसकी वजह से कि यान यहाँ पर जीजी से इतना अट्रैक्टेड है। यान जीजी से पूछता है कि क्या ये बात सच है? जीजी कहती है कि हाँ, ये होने के बाद मैं तुम्हें बताने वाली थी। उसे तो ऐसा लगा था कि ये जानने के बाद यान जीजी का हेल्प नहीं करेगा। लेकिन यान उल्टे उसके डैड को गुस्सा करने लगता है कि तुम कैसे डैड हो? अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तब जाकर के जीजी को लगता है कि शायद वो उसमें सच में इंटरेस्टेड है। यान कहता है डोंट वरी, तुम्हारी मॉम को हमने रेस्क्यू कर लिया है। अच्छा सुनो ना, चलो तुम्हारी बॉडी से ये परफ्यूम हटाते हैं क्योंकि कहीं न कहीं वो तुम्हारी बॉडी में प्रॉब्लम ही कर रहा होगा। जीजी को डर था कि कहीं वो स्मेल हटते ही वो उससे अलग ना हो जाए। यान उसे कहता है मुझे तुम्हारी बॉडी स्मेल से नहीं तुमसे प्यार है। फिर वो उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है जहाँ पर कि सबसे पहले उसकी मॉम का ऑपरेशन होने वाला था। उन्हें ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी। सारी चीज़ें यहाँ पर यान ने अरेंज करके रखा था। जब मॉम ऑपरेशन के लिए जा रही थी तो जाने से पहले ज़िज़ी और यान जो है उसकी मॉम को काम डाउन करने के लिए बोलते हैं कि यान उसका होने वाला हस्बैंड है और उसकी मॉम को ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यान जीजी को आराम करने के लिए बोलता है। यहाँ पर उसके फादर आते हैं, वो बैंकरप्ट हो चुके थे। वो जीजी से बदला लेने के लिए आए हुए थे, लेकिन जीजी उससे कहती है इन सब का ज़िम्मेदार तुम ही हो। अगर तुमने मेरी मॉम को लेकर के कभी ब्लैकमेल मुझे नहीं किया होता तो ये सब कुछ आते ही नहीं। उसके फादर के पास अब एक पैसा नहीं था। वो यान से सर्वाइव करने के लिए कुछ पैसे की डिमांड कर रहा होता है। बट वो यहाँ पर उसे साफ तौर से मना कर देता है ये कहते हुए कि नहीं, तुम्हें पैसे तो नहीं मिलने वाले हैं। इधर जीजी के मॉम का ऑपरेशन हो रहा होता है। जीजी यहाँ पर घंटों बैठी हुई थी। यान उसे आराम करने के लिए बोलता है उसकी मॉम को कुछ नहीं होगा। अच्छे डॉक्टर्स यहाँ पर आए हुए हैं। यान उसे कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक्चुअल में मौका दो अपना बॉयफ्रेंड बनने का। वो फिर जीजी को कहता है कि तुम्हें डर है कि अगर तुम्हारी बॉडी से वो स्मेल चला गया तो मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगा। बट ट्रस्ट करो मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, ना कि तुम्हारे उस बॉडी का स्मेल से। जीजी फ़िलहाल यान के साथ रिलेशनशिप में आने के बारे में तो नहीं सोच रही थी, क्योंकि उसने कभी ये सोचा ही नहीं था। यान इस तरीके से उसका हेल्प भी करेगा और यान और जीजी की दुनिया पूरी तरीके से अलग है। वो दोनों यहाँ पर कुछ घंटे इंतज़ार करते हैं। जीजी के मॉम का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है और उन्हें होश भी आ चुका था। जीजी उससे मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि वो खुश थी कि उसकी मॉम ठीक है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यान की ग्रैंडमदर यान और जीजी को लेकर के परेशान थे। घर की मेड उसे बताते हैं कि अब वो दोनों एक नॉर्मल कपल की तरह रह रहे हैं। जीजी के बारे में हमारी घर की ही मेड ने गलतफ़हमी फैलाई थी, जीजी उस टाइप की लड़की नहीं है। वो काफ़ी सीधी-सादी लड़की है। ग्रैंडमदर को ये बात पता चलता है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहते हैं चलो हम लोग चलते हैं हॉस्पिटल जीजे से मिलने के लिए, मुझे उससे माफ़ी माँगनी है। उसकी गलती नहीं थी और मैंने उसके साथ इतना बुरा बिहेव किया। वो घर की मेड ये सुन कर के खुश हो जाती है कि चलो ठीक है। यान की जो
ग्रैंडमदर है वो माफ़ी माँगेगी तो जीजी उन्हें माफ़ कर देने वाली है। इधर यहाँ जीजी को हॉस्पिटल में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि उसे एंटीडोट दिया जाने वाला था जीजी की बॉडी से वो स्मेल निकल जाए। एंटीडोट देने के बाद डॉक्टर्स यहाँ पर कुछ देर जीजी को आराम करने के लिए बोलते हैं, ताकि उसकी बॉडी में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो वो लोग उससे चेक कर सकें। यहाँ पर जीजी के साथ ही बैठा हुआ था, वो कुछ देर तक उसे हग करती है क्योंकि उसे काफ़ी वियर्ड फ़ील हो रहा था। फिर जाकर के वो ठीक हो जाती है। यान कहता है कि तुम मुझे एक बार प्रूव करने का मौका दो, मैं अब भी सच में तुम्ही से प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जीजू उससे कहती है कि देखो तुम्हें पता है कि हमारा अजीब रिलेशनशिप है तो हम दोनों साथ नहीं हो सकते। वो कहते हैं क्यों साथ नहीं हो सकते, एक बार मौका दे करके देखो। लेकिन जीजू उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है और कहती है उसे समय चाहिए। यान कहता है ठीक है, वो उसका इंतज़ार करने के लिए रेडी है। अगर जीजी को वक़्त चाहिए तो वो इंतज़ार करेगा जब तक कि जीजी उसे हाँ नहीं कह देती। जीजी को अपने कॉलेज वगैरह भी ख़त्म करने थे, इसी वजह से वो यान से कुछ वक़्त माँग रही होती है। यान जीजी की फीलिंग को समझता है, वो उसका केयर कर रहा था यहाँ पर। तभी यान की ग्रैंडमदर आती है और कहती है कि उसे जीजी से अकेले में बात करना है। यान को डर था कि कहीं ग्रैंडमदर उसे हर्ट ना करे, लेकिन ग्रैंडमदर कहती है डोंट वरी, मैं उसे हर्ट नहीं करने वाली हूँ। फिर वो जीजी से अकेले बात करती है, जीजी पूछती है बताइए अब क्या कहना है आपको? तो ग्रैंडमदर जीजी से माफ़ी माँगते हुए कहती हैं कि मुझसे गलती हुई, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए था, मुझे बाद में पता चला घर की मेड ने क्या किया। यान मेरा पोता एक्चुअल में तुमसे प्यार करता है। जीजी कहती है लेकिन मैं आपके पोते को हाँ नहीं कह सकती क्योंकि हम दोनों बिल्कुल अलग हैं और हमारा रिलेशनशिप किस वजह से स्टार्ट हुआ था ये आपको भी पता है। ग्रैंडमदर कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे डिसीजन को रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन सोचना ज़रूर मेरा पोता सच में तुमसे प्यार करता है। थोड़ी देर बाद जीजी अपने मॉम से मिलने के लिए जाती है। उसकी मॉम भी जीजी को यान के बारे में यही समझा रही थी कि लड़का काफ़ी अच्छा है, वो बहुत देर तक मेरे साथ मेरे कमरे में था, मेरा केयर करने के लिए। ऑपरेशन के बाद मुझे लगता है कि वो सच में तुम्हें प्यार करता है, तभी वो हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहा है। जीजी को भी कहीं न कहीं लग रहा था कि यान उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो यान के लाइफ़ में पूरी ज़िंदगी ऐसे वीक, कमज़ोर और उससे कम खुद को आँकना नहीं चाह रही थी। इसी वज़ह से पहले वो खुद को उसके लायक बनाना चाह रही थी। इसके बाद ही वो उसके कन्फेशन को हाँ कहेगी या ना कहेगी, ये वो डिसाइड करेगा। धीरे-धीरे दिन बीत रहे होते हैं। जीजी के आस-पास के सारे लोग तो यहाँ पर यही कह रहे होते हैं कि वो दोनों एक-दूसरे के लिए परफ़ेक्ट है। जीजी यान से बात करने के लिए जाती है और कहती है कॉलेज ख़त्म होकर के जॉब लेने तक का उसे वक़्त चाहिए। यान उसे वक़्त देने के लिए तैयार था। धीरे-धीरे वक़्त बीतते हैं, यहाँ पर से जी अपना कॉलेज ख़त्म कर लेती है। कॉलेज के एंडिंग में जो लड़का था उसका कॉलेज का फ्रेंड वो जीजी को अवार्ड्स वग़ैरह देता है और अब यान को उसे देख कर के बिल्कुल भी जेलस नहीं था क्योंकि उसे अपने प्यार पर भरोसा था कि जीजी उसे छोड़ कर के किसी और के साथ नहीं जाने वाली है। जीजी की मॉम भी यहाँ पर उसका अवार्ड सेरेमनी अटेंड करने के लिए आई हुई थी। अवार्ड्स वग़ैरह लेने के बाद वो दोनों ही जीजी से मिलने के लिए जाते हैं। जीजी बहुत खुश थी। उसकी मॉम यहाँ पर जीजी को कांग्रेचुलेट विश कर रही होती है और फिर यान कहता है कि चलो मैं तुम दोनों को घर छोड़ देता हूँ। लेकिन दोनों जैसे ही बाहर जाते थे तो अचानक से जीजी का एक एक्सीडेंट होने वाला था। उसे सेव करने के चक्कर में यहाँ पर जीजी नीचे गिर जाती है और उसे चक्कर आने लगते हैं और वो अचानक से बेहोश हो जाती है। सब उसे जल्दी-जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर्स के थ्रू पता चलता है कि जीजी एक्चुअल में प्रेग्नेंट है। ये जीजी के लिए बहुत ही ज़्यादा सडन था, लेकिन जीजी की मॉम और यान की ग्रैंडमदर बहुत ज़्यादा ही खुश थे इस बात को सुन कर के। अब यहाँ पर यान जीजी से बात करने के लिए आता है, वो उसके लिए फ्लावर बुके लेकर के आया था उसे कन्फेस करने के लिए। जीजी यहाँ पर उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है, ये कहते हुए हालाँकि कुछ वक़्त मुझे और चाहिए था जब तक मुझे जॉब नहीं मिल जाता। लेकिन अब जब मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं तुम्हारी फियांसे बनने के लिए तैयार हूँ। यान इस बात को मान कर के बहुत ही खुश हो जाता है, दोनों एक-दूसरे को किस करते हैं और हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर आपको ये साइको माफिया की कहानी अच्छी लगेगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नए वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहे। चलिए, जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त-मस्त रोमांटिक वाले ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। कीप लिसनिंग।